गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करिए। हम लोग ना लास्ट लेक्चर में पढ़े थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसी का नेक्स्ट पार्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब जब हम सॉल्युबिलिटी कोई भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं कोई भी चीज, तो हम बताए थे कि तीन चीज डिसॉल्व कर सकते हैं लिक्विड में। सॉलिड भी हो सकता है फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जिसमें हम बताए थे कि लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड बनाता है। अनसैचुरेटेड मतलब जितना बुला सकते हैं, इसलिए कभी भी इसका हम सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बचा हम लोग के पास दो, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। आज हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो लास्ट लेक्चर में पढ़े ना एकदम सेम है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट हो गया। बस थोड़ा हम क्या बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा समझना होता है, बस खोपड़ी पे जोर डालना है, तुम्हारा डेफिनेशन सब इजी है। जैसे अगर गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड को, तब प्रॉब्लम ये है कि गैस को हम लोग तौल नहीं सकते। इन्हें 1 ग्राम है 2 ग्राम है नहीं निकालता। तब क्या हो सकता है कि गैस का हम बताया एक ही नेचर होता है, इट हैव टेंडेंसी टू ऑक्युपाइड स्पेस, जगह चाहिए, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। यानी इसके वॉल्यूम को डिसॉल्व करना है, जितना वॉल्यूम डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम लेना होगा वो किस में लेना होगा? सीसी में। सीसी का मतलब ही नहीं कि हार्मोला का सीसी ले लिए या कोई भी हॉर्लिक्स का सीसी ले लिए, नहीं, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या? सीसी का फुल फॉर्म सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं मिलीलीटर। और जिसको डिसॉल्व करना है लिक्विड में, और लिक्विड का होना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम। बस अंतर खाली यही है। सॉलिड के टर्म में मास को हम लोग लेकर के चलते हैं, क्योंकि सॉलिड को आइडेंटिफाइड या डिफाइन किया जाता है मास के टर्म से, और गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम के टर्म से लेकर के चलते हैं, जो वॉल्यूम से डिफाइन किया। तो हाउ कैन यू डिफाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? अगर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड का, तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करें? तब सेम एकदम डेफिनेशन लिखना है, बस इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ gaseous solute in cc or milliliter that dissolve in per unit volume of liquid solvent to become saturated solutions, to become saturated solution। मतलब सिंपल है कि इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सॉल्यूट इन द सीसी और मिलीलीटर लीटर। यानी अगर ये गैसियस सॉल्यूट आ गया तो हम लोग मास का बात ही नहीं करना है। तब हमको किस टर्म में डिसॉल्व करना पड़ेगा? वॉल्यूम के टर्म में, कि कितना ऑक्युपाइड स्पेस करते हैं। और जैसे हर जगह गैस घुला ही होता है, पानी में भी गैस घुला, वैसे यहां पे इट इज द गैसियस सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करना है? तो वॉल्यूम के टर्म में डिसॉल्व करना है, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ताकि वो सैचुरेटेड बन जाना चाहिए। लेकिन कब? एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तब हम लोग बात कर सकते हैं कि what is solubility of gas in liquid? It is the maximum volume of the gaseous solute in milliliter that dissolve in the per unit volume of liquid solvent to become saturated solution at particular constant temperature. Such amount of gaseous solute is called solubility of gas in। वो amount जैसे कितना मिलीलीटर डिसॉल्व हुआ, 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर 4 में, जैसे हम O2 को डिसॉल्व करते हैं, कितना, वो जो कितना वर्ड आएगा ना, मान लेते हमको नहीं पता है x, तो ये x को कहेंगे हम लोग क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब जितना मैक्सिमम
गैसियस वॉल्यूम को डिसॉल्व करके हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, उस मैक्सिमम डिसॉल्व गैसियस वॉल्यूम को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ। और गैस ना हर लिक्विड में डिसॉल्व है, गैस तो एवरीवेयर होता है, जैसे पानी में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व है। अगर पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व है तो मछली सांस कैसे ले रहा है? कोई भी एक्वेटिक एनिमल हाउ शुड इट सर्वाइव वाटर? ऐसा नहीं कि उसको मन हो गया ऑक्सीजन लेना है तो ऊपर आ गया ऑक्सीजन टंकी सिलेंडर लेके अंदर जाके सांस ले रहा, ऐसा नहीं। उसके पास एक स्पेशल गिल्स होता है, उससे वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को खींचता है सांस लेता। तो यही चीज हम लोग यहाँ कि जो भी गैस को डिसॉल्व करेंगे ना, उसका कितना मैक्सिमम वॉल्यूम डिसॉल्व होना चाहिए यूनिट सॉल्वेंट में, ताकि वो सैचुरेटेड बन जाना चाहिए। उस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब उसी तरह से इसका फैक्टर्स पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कि अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का बात करें तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेगा? तो हम बताए थे फैक्टर के टर्म में ना ब्रेन में बैठा लो कि पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर। नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और नेचर के टर्म से एक ही चीज है, नेचर मतलब क्या? दोनों का किस कैटेगरीज में आता है? तो इसमें भी वही थ्योरी फॉलो करेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब दोनों का लक्षण एकदम सेम होना चाहिए, तब दोस्ती बहुत गहरा होता है। जैसे अगर सपोज हम भी कंजूस है, मान लो मां कंजूस, तुम भी मां कंजूस है, तो गहरा दोस्ती हो। लेकिन अगर सपोज किसी खर्चा वाला लड़का के साथ दोस्ती कर ले तो जब तक वो खिलाएगा तब तक तो गहरा दोस्ती। लेकिन जैसे ही वो हमसे बोलेगा सर आप भी कुछ खिलाइए, उस दिन दोस्ती ब्रेक करें। तो वैसे ही नेचर एकदम सेम होना चाहिए कि अगर हम जो गैसियस सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं ए और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं बी, दोनों का एकदम सेम। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये घुलेगा लेकिन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट और O2 नॉन पोलर है तो इट कैन बी स्लाइटली सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन अगर यही वाटर में हम HCl को डिसॉल्व करें या अमोनिया को डिसॉल्व करेंगे तो ये घुलता है लार्ज अमाउंट में। क्यों? क्योंकि वाटर भी पोलर है, HCl भी पोलर है, और यही HCl अगर पोलर है इट कैन इजीली सॉल्युबल इन द वाटर, इसलिए वो लार्ज अमाउंट में घुलेगा, इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होता है? कम। यानी सिंपल याद रखना है कि अगर कोई पोलर है उसको पोलर में घुलाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, लेकिन अगर पोलर को नॉन पोलर में घुलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम। इसी ऑक्सीजन को अगर अल्कोहल में घुलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल इज ए पार्शियल पोलर, वाटर से वो कम पोलर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर नेचर सेम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा, और अगर नेचर डिफरेंट होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तब इसका हम लोग सेकेंड फैक्टर में क्या बताया? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के टर्म में हम क्या एक्सप्लेन बताए थे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब भी एक्सप्लेन करना होगा तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से। और गैस को अगर हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं ना तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या बताया था? जो हीट रिलीज करता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो हीट को प्रोसेस के साथ हीट रिलीज करता है, जैसे चूना को पानी में डालते हैं वो अपने फॉलो करता है, हीट रिलीज करता है, वैसे प्रोसेस को तो अगर ये हीट रिलीज कर रहा है तब हम क्या सिखाए थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज एक्सोथर्मिक और अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। बोले क्यों? तब उसके लिए हम बताया थे इस टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमने क्या बताया? डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, और अगर एक्सोथर्मिक है तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो ली चार्टेलियर एक्सप्लेन।
कि अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोसेस हमेशा फेवर कर जाता है क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे अगर हम सॉल्यूट ले और अगर ये सॉल्यूट गैस है और अगर हम डिसॉल्व कर रहे सॉल्वेंट और एक्सोथर्मिक होगा तो ये जो प्रोसेस है फॉरवर्ड जितना नहीं जाएगा उससे ज्यादा क्या होगा, बैकवर्ड चला जाएगा। क्या होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब सॉल्यूशन से वापस गैस सब एस्केप करना स्टार्ट करेगा। यानी व्हेन द टेंपरेचर इज इंक्रीजेस then equilibrium shift in the backward direction so dissolved gas can be escape from the solution। इसलिए उस सॉल्यूशन से क्या होता है, मान लो ये सॉल्यूशन के अंदर गैस भरा था, ये सब उड़ना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज। यानी जब भी हम गैस का सॉल्युबिलिटी निकालना है तो टेम्परेचर को या तो डिक्रीज करके रखना है या तो कांस्टेंट रखना है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्ट ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जितना एनर्जी हम देंगे वो सॉल्यूशन से टूट करके सब गैस क्या होगा, एस्केप करना स्टार्ट कर जाएगा और उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका बहुत सा एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग गर्म करके क्यों नहीं पीते, ठंडा करके। कभी ट्राई करो घर में, एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स लो, आराम से उसको खौला के पी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, घर वाला समझ जाएगा हैंग कर गया, रांची का 2 टिकट लेना पड़ेगा। वैसे तुमको यहां समझ जाएगा कि हम लोग ठंडा करके ही क्यों पीते, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 गैस डिसॉल्व रहता है, इट इज डिसॉल्विंग द CO2 गैस, और जहां हम इसको हीट करेंगे व्हेनेवर इट इज हीटेड तब इसके अंदर जितना CO2 गैस होगा वो सब एस्केप कर जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस या ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। अब अगर ये CO2 मान लो स्प्लिट कर गया, बाहर निकल गया, तो हम लोग के पास बचेगा सिर्फ क्या, स्वीट वाटर, तब कोल्ड ड्रिंक्स का फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग जब भी कोल्ड ड्रिंक्स को पीते ठंडा करके पीते, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम रहेगा वो गैस उसमें उतना ज्यादा डिसॉल्व रहता है, ये पहला। या दूसरा देखो एक्वेटिक एनिमल्स, मछली है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हम लोग देखते हैं, चाहे वो एक्वेरियम में रखे, चाहे वो नदी में रहता है, चाहे तालाब में रहता है, गर्मी के टाइम उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोग को समर सीजन या गर्मी छुट्टी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग को अच्छा नहीं लगता। क्यों? वाई एक्वेटिक एनिमल फील अनकंफर्टेबल इन द समर सीजन और वार्म वाटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्वेरियम में हम लोग ना मछली रखते हैं, वो भी कलर्ड फिश जो जनरली डिफरेंट कंट्री से आता है, जिसको लो टेम्परेचर सहने का। और हम लोग क्या करते हैं, इस मछली में कलर्ड है तो इसको चमकाने के लिए बल्ब लगा देते हैं, जैसे बल्ब। तो जब तक हम लोग के पास विंटर सीजन रहता है, मतलब मान लो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फिर तब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तब तक आराम से मछली सर्वाइव। लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल पहुंच जाता है, यहाँ का टेम्परेचर सराउंडिंग का हीट कर जाता है और ऊपर से बल्ब लगाती है और हीट कर जाता है, तो इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था ना ये सब एस्केप कर जाता है। देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है ही नहीं, बेचारा मछली जो अंदर बैठा रहता है बिना ऑक्सीजन को छटपटा रहा है, इधर उधर तड़प रहा है बेचारा। हम लोग बाहर से देखते बोलते देखो मछली लोग करता बजेगा। और फाइनली क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इट कैन स्टार्ट द डाइट, वो क्या होता है, मरना शुरू कर देता है। तो रीजन क्या था, रीजन ये नहीं था कि मछली कुछ गलत हो गया या ऐसा हो गया मर गया, ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए इसके अंदर जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन था वो एस्केप कर गया। अब मछली तो ऐसा है नहीं हम लोग के जैसा कि अगर घर में कुछ खाने को नहीं है तो पैसा लिए चल गए सिटी सेंटर खा के चले आए या चौपाटी में खा के चले, तो वैसा ये तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन था अंदर वो सांस लेने के लिए बचाई, तब बेचारे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इट कैन बी डेथ। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल फील अनकंफर्टेबल इन द वार्म वाटर और समर सीजन, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस that can release the dissolved oxygen present in the water. So due to lack of oxygen it cannot be due to lack of oxygen it cannot be breathed properly, so it can be died। इसलिए वो क्या होता है, died। तो यही हम लोग को क्वेश्चन था। और इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को पढ़ना है वो है प्रेशर।
थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना गैस को डिसॉल्व करने के लिए, वो है प्रेशर। और प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसॉल्विंग ऑफ गैस। गैस को अगर डिसॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्रेशर। जैसे सपोज करो कि हम लोग ये कंटेनर लेते हैं, इसमें लिक्विड रखते हैं, कोई भी गैस अगर डिसॉल्व करते हो O2 into, तो गैस का नेचर क्या है? टेंडेंसी टू एस्केप, वो तो भागना चाहता है। तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, इसके लिए हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, बिना प्रेशर का वो डिसॉल्व नहीं। यानी गैसेस मॉलिक्यूल हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप, गैस तो हमेशा भागना चाहता है। इसलिए हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में किसको रखना होगा? प्रेशर। प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट। यानी अगर गैस को डिसॉल्व करना है किसी भी सॉल्वेंट में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में कौन आता है? प्रेशर। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसॉल्विंग? Because gaseous molecules are always present far away from each other and there is no any kind of negligible force of interaction. So it has greater tendency to escape. Therefore, pressure is the most important factor for dissolving of gas. जैसे एक छोटा बच्चा है, भागना चाहता है, अगर उसको पढ़ाना है तो उसके लिए तुमको प्रेशर वहां पे रखना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग के पास एग्जाम का प्रेशर, अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं दे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पढ़ेगा ही। अगर तुम्हारे पास ये अनाउंस हो जाए कि पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन सबको मिल जाए, तो फिर मेरा भी क्लास खाली। तो वैसे यहाँ पे गैस का नेचर क्या होता है? दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप। तो अगर इसको रोकना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको लगाना पड़ेगा, वो कौन? प्रेशर। यही तीन फैक्टर मिला। पहला नेचर ऑफ गैसेस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर क्या है? प्रेशर। यही तीन फैक्टर है हम लोग को लिखना। अब इसके अलावा ना एक हम लोग को नोट करके याद रखना है थोड़ा सा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर होता है जो कंपटीशन सब में जरूरत पड़ता है। जैसे मैक्सिमम हम गैस को जब डिसॉल्व करते हैं ना तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन कुछ लाइटर गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम जो नॉर्मल गैसेस में आता है, नियॉन को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, इसमें नॉन पोलर जैसे CCl4, जैसे बेंजीन, तो वो इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक होने से मतलब कि अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे जिसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें? या तो वो कांस्टेंट रह जाता है या तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है, घटता नहीं तो बाकी जितना भी गैस है that's a solubility decreases with the increase of temperature. जो NCERT में भी क्वेश्चन है, what is the role of temperature on dissolving the gas in a liquid? या why gases are less soluble in a liquid when temperature is raised? क्योंकि वो प्रोसेस कैसा है? सिर्फ ये याद रखना एक्स्ट्रा है कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम लाइटर गैस या नॉन पोलर गैस वो भी लाइटर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो नॉन पोलर में आना चाहिए। अगर हम उसको नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो दैट इज इंडोथर्मिक। सिर्फ ये होता है टेम्परेचर के साथ थोड़ा बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो ये अब ये जो प्रेशर का इफेक्ट हम लोग पढ़े ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब कौन गैस पे कितना प्रेशर लगा सकते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो बच्चों बताया कि छोटा बच्चा को पढ़ाने के लिए प्रेशर लगाना है तो कितना लगाना है, वो भी तो एक फैक्टर है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म्स लाया है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। क्या? हेनरीज लॉ। थैंक यू बच्चों। देखिए आज जो हम लोग पढ़े वो सॉल्युबिलिटी था, इससे रिलेटेड ना रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, तो आप इसको रीजनिंग क्वेश्चंस को घर में बनाइए और उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज करना हो तो आप ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप उसके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा, साइड में देखिएगा 3 आइकॉन बना, उसको खोलने से स्टडी मटेरियल जाएगा। अब बोलिए और उस स्टडी मटेरियल में मिलेगा वीडियो भी, लेक्चर और ऑडियो भी जो पीडीएफ के फॉर्म में हो। तो जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, सब पीडीएफ के फॉर्म में है और उसमें वीडियो लेक्चर भी आपका अवेलेबल है। और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी या क्वेरीज कर सकते हैं या नंबर भी दे सकते हैं, या उसी ऐप में चार्ट सेक्शन है, आप उस चार्ट सेक्शन को भी यूज कर। चार्ट मतलब ही नहीं कि गुपचुप चार्ट बना,
नोटिफिकेशन चार्ट सेक्शन मतलब जिससे मैसेज कर सकते हैं जो आपको डायरेक्ट को इनपुट करेगा, तो हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज करना हो तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। किसी भी टाइम, आप किसी का मतलब नहीं कि रात को 2 बजे क्वेरीज करना है, किसी भी टाइम का मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे